नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम लोग पहला लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। देखिए, इसका सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप जा करके वहाँ पर इसका सिलेबस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इसका फंडामेंटल्स जानेंगे, इसके टाइप्स या इसकी कैटेगरीज जानेंगे और बाद में कुछ MCQs करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो क्वेश्चंस आपको आंसर्स करने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आप इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ आपने क्या पढ़ लिया, अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होता है, ट्रेडमार्क होता है, इसके टाइप होते हैं, कॉपीराइट होता है और आपका पेटेंट होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, बस हो गया। कुछ आपने फोटोज़ देख ली, कोका कोला, नाइकी, बस हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इस सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट में, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और सच में ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्रीलिम्स में आपके ये 15 नंबर आएंगे। प्रीलिम्स आपका जो है पूरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर में, ठीक है, क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन यही सब्जेक्ट मेंस में आपका 20 नंबर का है। आप समझ रहे हैं 20 नंबर कितना होता है। और ये जो आपका मेंस का जो पेपर होगा ना, ये आपका फाइनल मेरिट में ये नंबर जोड़ा जाएगा। फाइनल मेरिट में ये नंबर जोड़ा जाएगा। मेंस के आपका 80% वेटेज है, तो जितना ज़्यादा रिटन एग्जाम में स्कोर करेंगे, जो आपका मेंस एग्जाम होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो जब हम ये सब्जेक्ट हमें पता है कि हमारे प्रीलिम्स में भी है और हमारे मेंस एग्ज़ाम में भी है, तो भैया जब हमें पढ़ना ही है तो फिर हम ऐसे पढ़ें ना कि दोनों हमारे एग्ज़ाम कवर हो जाएं। हम क्यों प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, हमें मेंस भी कवर करना है, हमें प्रीलिम्स भी कवर करना है। तो इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिए, पूरा डेप्थ में अच्छे से पढ़िए। और जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ उनको पता है मैं जो पढ़ाऊँगा एकदम आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाऊँगा। और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ कुछ क्लासेस दूंगा, मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ, तो मैं यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी आपको कुछ कुछ क्लासेस दूंगा और साथ में MCQs कराता रहूँगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले देखिए क्या इसको समझते हैं, क्या है ये वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्ट मतलब कि आपकी बुद्धि, आपका माइंड, आपका दिमाग। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, संपत्ति, है ना। तो एक तरह से इसका हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, बौद्धिक संपत्ति, या हम बोल सकते हैं संपदा, ठीक है। अब देखिए क्या इसका कहने का मतलब है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट माइंड। मतलब कि ये एक स्पेशल कैटेगरी है प्रॉपर्टी की। बौद्धिक संपदा वो संपदा है जो कि कौन क्रिएट करता है, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इंटेलेक्ट, मनुष्य की, आदमी की जो बुद्धि है, वो जो बुद्धि जो क्रिएट करती है। मान लीजिए सपोज आपने एक गाना लिख दिया, आपने गाना कहाँ से लिखा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आए, आपने सोचा अच्छा चलो एक लाइन ऐसे बोलते हैं, एक लाइन ऐसे लिखते हैं, चलो ये वर्ड लिख देते हैं, चलो ये वर्ड लिख, हाँ चलो ये 4 लाइन कंप्लीट हो गई, गाना आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो गाना आपने कहाँ से लिखा, कहाँ से सोचा, आपने अपनी बुद्धि से सोचा, आपने कोई इन्वेंशन किया, आपने कोई चीज़, नई चीज़ को इन्वेंट करी। कहाँ से आपने करी, आपने बुद्धि से करी। आप सपोज आप राइटर हैं, है ना, आप स्टोरी लिखते हैं, आप पोएम लिखते हैं, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, बौद्धिक संपदा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरी लाइन समझिए। पहली लाइन आपको समझ में आ गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है। और किस फील्ड में हो सकती है, आर्ट्स में हो सकती है, लिटरेचर हो सकती है, साइंस हो सकती है, ट्रेड हो सकती है, और भी बहुत सारी फील्ड होती हैं। अब देखिए दूसरी लाइन क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है सिंस IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ नॉवेल क्रिएशन ऑफ द माइंड। नॉवेल वर्ड को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। नॉवेल का मतलब होता है न्यू, आपके माइंड का एक तरह का एकदम नया क्रिएशन है। एंड इट इज़ इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि जो कि छूने योग्य नहीं होता है, जिसको कि हम छू नहीं सकते, बेसिकली जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। एक तरह से जैसे मान लीजिए सपोज गाना है, आप गाना सुनते हैं, आप क्या करते हैं, उसको आप छू सकते हैं क्या उस गाने को, नहीं, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। दिस इज इनविजिबल एंड इनडिविजिबल। इनटेंजिबल का मतलब ही यही होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इनटेंजिबल इन नेचर एंड डिफर्स फ्रॉम द टेंजिबल प्रॉपर्टी। अब देखिए लैंड हो गया, हाउस हो गई, गोल्ड हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है, ये सब टेंजिबल प्रॉपर्टी जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तो आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई, टेंजिबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। घर हो गया आपका, आपकी ज़मीन हो गई, आपके पास मान लीजिए कोई गोल्ड की कोई चीज़ है, आपके पास कार है, ये सब आप छू सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही क्या होता है, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसे ना तो आप छू सकते हैं, ना ही उसको आप कहीं इधर से उधर
मूव कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये है क्या, ये एक तरह का आपके माइंड का एक नया क्रिएशन है, नॉवल क्रिएशन है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए बात क्या होती, मान लीजिए कोई एक इन्वेंटर है या क्रिएटर, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने एक अगर गाना लिखा, तो एक तरह से मैंने लिखा है तो उस पर मेरा अधिकार है कि मैंने लिखा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ये वही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि अगर मैंने ये गाना लिखा है, मुझे इसका अधिकार है कि इस गाने को मैं ही यूज़ करूं, तो इस पर पूरा अधिकार मेरा होना चाहिए। तो उसके लिए आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार ये उस क्रिएटर को या इन्वेंटर को दे दिया जाता है, लॉ को ध्यान में रखते हुए। जो भी लॉज हैं, जो भी आपके एक्ट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्रिएटर को जो आप राइट्स दे देते हैं, वो आ जाते हैं किसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीज राइट्स आर गिवन टू द क्रिएटर ऑब्लिक इन्वेंटर in exchange for revealing the process of creation oblique invention in the public domain। मतलब सपोज आपको राइट दे दिया गया, चलिए ठीक है, ये आपने लिखा है या आपने गाना लिखा है, आपने पोएम लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, लेकिन आपको बदले में बताना पड़ेगा कि आपने जो इन्वेंट किया है या आपका उसका जो प्रोसेस है वो पब्लिक डोमेन में जाएगा। हाँ, वो चीज़ें अलग होती हैं, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन क्या लिखी है, द इन्वेंटर इज कन्फर्ड विद द स्पेशल राइट्स टू यूज, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, ऑफरिंग फॉर सेल एंड रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग द इन्वेंशन विदाउट हिज प्रायर परमिशन। जैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, कोका कोला। कोका कोला के बारे में सबको पता है, कोका कोला ने एक मिक्सचर ये लोग बनाते हैं जो कि आज तक इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया है। ये मिक्सचर जिसने भी बनाया है वो आज तक किसी से शेयर नहीं किया है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बोला है कि हम ये आपको देंगे, आप अपना पानी मिलाइए और उसके बाद उसको बॉटल को सील करिए, बॉटल को पैक करिए और उसके बाद आप उसको सेल करिए। लेकिन ये मिक्सचर इन्होंने किसी को नहीं बता रखा है। अब देखिए क्या होता है, जो ये राइट्स इसको दिए गए, किसको दिए गए, कोका कोला को दिए गए। तो ये बोला जाता है हम आपको ये राइट्स दे रहे हैं, लेकिन क्या है, बदले में आप हमको वो टेक्निक बताएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज आपने नाम ज़रूर सुना होगा एप्पल का। एप्पल का जो आईफोन आता है, पहले कहाँ बनता था, मैन्युफैक्चरर होता था यूएसए में। अब आप लोग देख रहे होंगे आईफोन के नीचे बॉक्स में लिख के आता है मेड इन इंडिया। अब ये इंडिया में बनने लगा है। तो ये इंडिया में बन रहा है, पर उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, उसके पीछे का प्रोसेस ये है कि एप्पल ने अपनी टेक्नोलॉजी दे दी। अब इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी इंडिया में बना रहा है, उनको अपनी टेक्नोलॉजी दे दी और क्या बोल दिया, आप इसको सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन बिना मेरी परमिशन के आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना मेरी परमिशन के आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे मैंने मान लीजिए अब सपोज़ अपना कोई पेटेंट करा रखा है, तो पेटेंट हो गया मेरा, उतने लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो गया है पेटेंट, तब तक आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आई, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या मतलब है। बेसिकली आपको ये अधिकार दे दिए जाते हैं, अब आप उसे जैसे चाहें वैसे सेल कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, किसी दूसरे थर्ड पर्सन को आप रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि बिना मेरी परमिशन के तुम इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आता है कॉपी राइट्स एंड रिलेटेड राइट्स और दूसरा आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। Copyrights and related rights refer to the creative expression in the fields of literature and art, books, publications, architecture, music, wood or stone carvings, pictures, portraits, sculptures, films and computer based softwares oblique databases। मतलब कॉपीराइट और उससे रिलेटेड जो भी राइट्स हैं, ये क्या होने चाहिए, आपके होने चाहिए क्रिएटिव। जैसे कि आपने कोई बुक लिख दी, आपका कोई आपने मान लीजिए कोई पोएम लिख दी आपने, या आप कोई पेंटिंग्स बनाते हैं, है ना, पेंटिंग्स हो गया, आपका कोई पिक्चर्स हो गए, इसके लिए आपका ये किसके अंदर में आएगा, ये सब आएगा आपका कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स के अंदर। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर टू द पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सर्विसेज, इंडस्ट्रियल डिजाइंस एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में। अब हम देखते हैं इसके कितने टाइप होते हैं और उसके लिए उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप आता है पेटेंट। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द ओनर ऑफ एन इन्वेंशन। पेटेंट जो है किसको दिया जाता है, जैसे सपोज आईफोन है, एप्पल ने आईफोन को पेटेंट करा रखा है। ठीक है,
आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक लाइटिंग, उसका पेटेंट किसने करा रखा है? थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइटिंग का पेटेंट करा रखा है। तो पेटेंट बेसिकली होता क्या है? पेटेंट एक तरह का एक्सक्लूसिव राइट है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड पकड़ते हैं, और आपने अगर उसको थ्योरी को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले अभी मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड बताया था, नोवेल, है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। दूसरा वर्ड आपको ये बताया एक्सक्लूसिव। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द ओनर ऑफ एन इन्वेंशन। कौन देता है ये हमें? गवर्नमेंट देती है हमें अधिकार, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट देती है, किसको देती है? जो आपका इन्वेंटर है, जो क्रिएटर है, जिसने वो चीज़ खोजी है। विच इज़ अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, जो भी आपने प्रोसेस है। विच प्रोहिबिट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग दैट इन्वेंशन। आईफोन आपको पता है कोई और बना ही नहीं सकता एप्पल के अलावा, ठीक है। एप्पल ने इसका पेटेंट करा रखा है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। आपने जब से अप्लाई किया तब से लेके 20 साल तक इसका ड्यूरेशन होता है। इसके बाद ये रिन्यू नहीं होता है, किसी किसी कंडीशन में वो गवर्नमेंट की परमिशन से भले आप करा लें, अदरवाइज ये रिन्यू नहीं होता है। ट्रेडमार्क की बात करें, अब देखिए दूसरा आता है टाइप हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क इज अ डिस्टिंक्टिव साइन दैट आइडेंटिफाइज सर्टेन गुड्स और सर्विसेज एज दोज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन और एंटरप्राइजेस। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कोका कोला हो गया आपका। अब देखिए ट्रेडमार्क कौन लेता है? ये बेसिकली क्या है, कोई कंपनी है, मान लीजिए सपोज उसका अपना एक ब्रांड वैल्यू है, उसने मान लीजिए सपोज कोई लोगो बना लिया, तो या तो जो आपका ट्रेडमार्क होता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर ये इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है ना, इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है। तो कोका कोला ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन्होंने, आपने अगर कोका कोला का सिंबल देखा हो तो पूरा इन्होंने इसका जो है एक तरह से जो ब्रांड है इनका पूरा ट्रेडमार्क करा रखा है, ठीक है। आपने शूज़ आता है नाइकी का, आपने उसका सिंबल देखा होगा, कुछ इस तरह का सिंबल आता है ना, कुछ ऐसा सिंबल होता है, ये नाइकी का सिंबल है। तो ये सिंबल जो है इनका लोगो, इन्होंने इसका भी ट्रेडमार्क करा रखा है, और इसके ऊपर जो ये लिखते हैं नाइकी, ये इसका भी, ये जो टेक्स्ट है इसका भी ट्रेडमार्क करा रखा है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन होता है अनलिमिटेड, और ये हर 10 साल में रिन्यू कराया जाता है। ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका ड्यूरेशन होता है आपका अनलिमिटेड होता है, लेकिन ये रिन्यू होता है हर 10 साल में। ट्रेड सीक्रेट्स, ये देखिए अभी मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था, उसका सबसे अच्छा ट्रेड सीक्रेट का एग्जाम्पल वही है, कोका कोला। क्या है ट्रेड का मतलब? क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। सीक्रेट मतलब यार रहस्य, सीक्रेट जो आप किसी को बताते ही नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है? इट मे बी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स एन एंटरप्राइजेज अ कम्पिटिटिव एज ओवर इट्स कंपिटिटर्स। तो कोका कोला जो है ये क्या करता है, जो उनका अपना फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज द, वो किसके अंडर में आएगा? ट्रेड सीक्रेट के अंदर में। वो आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया है। वो क्या है? कोका कोला का जो सीक्रेट है वो आज तक किसी को नहीं पता है। बस वो बोल देते हैं मिक्सचर लीजिए, पानी मिलाइए, पैक करिए, सेल करिए, लेकिन वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। वो किस में आ जाता है? ट्रेड सीक्रेट में, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन होता है इनडेफिनिट, ठीक। आगे समझते हैं, अगला आ जाता है कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में अभी मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। कॉपीराइट आर अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय लॉ टू द क्रिएटर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जैसे कि आपने गाना लिख दिया, कोई लिटरेरी वर्क है, कोई आप मूवी बना रहे हैं, ये सब किस में आ जाएगा? कॉपीराइट में आ जाएगा। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है आप सबको पता होना चाहिए, इसका ड्यूरेशन होता है लाइफ टाइम, और अगर व्यक्ति जिस दिन मरता है तब से लेके 60 ईयर्स तक इसका आपका कॉपीराइट रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग, इसका जो रहता है वो कब तक रहता है? 60 ईयर्स तक रहता है। और आपका जो ब्रॉडकास्टिंग है वो 25 ईयर्स, मतलब जब तक जीवित हैं जिसने भी फिल्म बनाई है तब तक रहेगा, और उसके बाद 60 ईयर्स तक और रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट करी है तो जब तक जीवित है तब तक रहेगा, प्लस 25 ईयर्स तक और रहेगा, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अगला टाइप आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या है? इसका भौगोलिक संकेत एक तरह से बोलेंगे हिंदी में। तो ये क्या है? GII आर साइंस यूज्ड ऑन गुड्स that have a specific origin and possesses qualities or a reputation that are due to place of a origin। इसको आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता होगा GI टैग बोलते हैं, है ना। अभी आई थिंक इंडिया में हमारे टोटल शायद 350 से ज़्यादा GI टैग्स हैं, अलग अलग
चीज़ों को दिया गया। सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी, इसको सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। बनारसी साड़ीज़ हो गई है ना, चंदेरी साड़ी हो गई, इनको सबको क्या दिया गया? जीआई टैग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इनको ये लेबल दिया जाता है जिसे बोलते हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब कि ये स्पेसिफिक जियोग्राफिकल, मतलब कि भौगोलिक उस जगह से, लोकेशन से रिलेटेड है ये। तो ये उसी जगह पर बनाई जा सकती है, उसी जगह पर प्रोड्यूस की जा सकती है। बस ये है कि सेल और एक्सपोर्ट पूरे ऑल ओवर कंट्री में या वर्ल्ड में की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, पेटेंट की एक चीज़ आपको और बता दें, पेटेंट जो होता है जिस कंट्री में कराया जाता है सिर्फ वहीं के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सिर्फ कंट्री में ही एप्लीकेबल होता है। इंडिया में पेटेंट कराया है तो इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा, दूसरी कंट्री में नहीं होगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमने आपको बता दिया, इसका क्या मतलब है? मतलब कि किससे रिलेटेड है ये? रिलेटेड आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन से। बनारसी साड़ी है तो बनारसी साड़ी का अगर मान लीजिए जीआई टैग मिल गया, या आपने नाम सुना होगा कश्मीर में जो पश्मीना, आपका जो वुलन, जो आपकी शॉल आती है ना, पश्मीना, पश्मीना शॉल्स आपने सुना होगा, ये कश्मीर में बनती है। ठीक है, ये इसका मतलब ही होता है वुलन, वूल, ऊन। ठीक है, अब इसको जो है जीआई टैग दे दिया गया। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में ही प्रोड्यूस होगी, वहीं बनेगी, वहीं प्रोड्यूस होगी। हाँ, सेल आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन बनेगी सिर्फ स्पेसिफिक उसी लोकेशन पे, इसलिए इसको दे दिया जाता है जीआई टैग। और इसका भी ड्यूरेशन होता है अनलिमिटेड, लेकिन ये भी हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, अगला आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। It safeguards the appearance, style, design of the industrial objects such as spare parts, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, अगर सपोज आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी कार का कोई मॉडल आपने डिज़ाइन किया है, तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 10 साल का, और बाद में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, आ गया ये आपको समझ में? बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और लेकिन बस इतना कहूँगा, लाइटली, मतलब कि आप लाइटली तो नहीं ले रहे होंगे, मुझे मालूम है आपका एग्ज़ाम है, लेकिन हाँ, ऊपर ऊपर मत पढ़िए। अगर नॉलेज लेनी है तो फिर ढंग से पढ़ो यार, अदरवाइज़ फिर पढ़ो ही मत, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे आते हैं, चलिए आगे देखते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। अब आ जाते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा। आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया में, हमारे देश में सबसे पहला पेटेंट किसको मिला था? क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपको बता देते हैं, सबसे पहला पेटेंट 3 मार्च 1856 को मिस्टर जॉर्ज एल्फ्रेड डी पेनिंग, ये इंजीनियर थे, इनको दिया गया था सबसे पहला पेटेंट इंडिया में 3 मार्च 1856 को। और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने पंखा पुलिंग मशीन इन्वेंट किया था। इसके लिए इनको पहला पेटेंट दिया गया था। और आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इंडिया के पहले पेटेंट एजेंट भी यही थे, फर्स्ट पेटेंट एजेंट। ठीक है, फर्स्ट पेटेंट एजेंट क्या नाम था? जॉर्ज एल्फ्रेड डी पेनिंग। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप हमें आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे ये पूछूंगा, इंडिया का तो पहला पेटेंट आपको पता है किसको दिया गया था, हम आपसे ये पूछ रहे हैं वर्ल्ड का पहला पेटेंट किसको मिला था, या किसने पेटेंट करवाया था अपने आविष्कार के लिए? इंडिया में पहला पेटेंट करवाया था जॉर्ज एल्फ्रेड डी पेनिंग ने। वर्ल्ड में पहला पेटेंट किसने करवाया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये आप खुद आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि ये 3rd क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ पेटेंट इन इंडियन सिस्टम? आप देख सकते हैं पीछे, देखिए पेटेंट कितना ड्यूरेशन है, टर्म या ड्यूरेशन एक ही चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आप हमें आंसर में बताइएगा। द पेटेंट एक्ट 1970 अमेंडेड इन, कब कब अमेंड किया गया है? अमेंडेड मतलब कि बदलाव किया गया। द कॉपीराइट एक्ट 1957 अमेंडेड इन, कब कब इसमें बदलाव किए गए हैं? आपको हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है। तीसरा मैंने ऑलरेडी अभी कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्म ऑफ जीआई प्रोटेक्शन। जीआई अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनलिमिटेड रिन्यूड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 10 ईयर्स एंड इट रिन्यूड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड बाय पेमेंट ऑफ द रिन्यूअल फीस 20 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 ईयर्स एंड इट रिन्यूड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड बाय पेमेंट ऑफ द रिन्यूअल फीस। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, लेकिन हर 10 साल में आपको रिन्यूअल फीस देना होता है। 10 साल में हम हर 10 साल में इसको हम रिन्यू करा सकते हैं। विच वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपत्ति, बुद्धि से उत्पन्न होने वाली संपत्ति, इसमें से कौन सी है। फर्नीचर हो सकता है क्या, लैंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंशंस। अगला आ जाता है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ जीआई। जीआई यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। दार्जिलिंग टी बिल्कुल है, स्कॉच विस्की बिल्कुल है, चंदेरी साड़ी बिल्कुल है। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये जो एमसीक्यूज हैं ये बेसिक्स हैं, जिसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो हलवा क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, लेकिन ये कराने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप बेसिक्स फंडामेंटल्स ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप सीधे हाई लेवल, थोड़ा सा एडवांस लेवल और कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो बेसिक्स हमने पढ़ा है उसके भी हम एमसीक्यूज़ कराएंगे, और जब थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे तो उसके भी हम आपको एमसीक्यूज़ कराएंगे। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर्स देना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।